अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, प्रोग्राम बनाम सरकार की नई एपिसोड के साथ राना बॉबी आपके सामने मौजूद है। तमाम देखने वालों का बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, इसमें हिकमत भी है और इसमें लॉजिक भी है। रमज़ानुल मुबारक में सबसे पहले तो मेरी दुआ है कि सबके लिए एक तो रहमतों बरकतों भरा हो और सबके लिए सेहत और तंदुरुस्ती भरा हो। लेकिन रमज़ान में जो हमारी रूटीन है वो इतनी तब्दील हो जाती है कि उससे हमें सेहत के मसाइल भी होते हैं और उससे हमें जिस्मानी इश्यूज़ भी होते हैं, इंटरनल इश्यूज़ भी होते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सेहत को कैसे मेंटेन रखा जाए। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे आपने फूड किस तरह से कंटेन करना है, कैसे उसमें अपनी जो रूटीन है उसको मेंटेन कैसे करना है, आपने अपना फूड टेक कैसे करना है, इन टेक करने वाली कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप नॉर्मल इस्तेमाल करें, सहरी में भी इफ्तारी में भी कोई मसला नहीं, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपने इज्तनाब करना है, जिन्हें आपने नहीं लेना है। हम डॉक्टर्स की जो है एक्सपर्ट ओपिनियन वो भी शामिल करेंगे। हम जो फूड एक्सपर्ट्स हैं, जो हेल्थ पर काम करने वाले लोग हैं, उनके एक्सपर्ट ओपिनियंस भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सवालात उनके सामने रखेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है उन सवालों के जवाब जब आप तक पहुंचेंगे और अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो उससे आपके जितने भी मसाइल आप इन दिनों में फेस कर रहे हैं उससे आपको हल मिलेगा। आइए आज की शख्सियत से मुलाकात करते हैं और प्रोग्राम में चीज़ें शामिल करते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम बनाम सरकार। ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे हमारी जो मेडिकल है, जो साइंस है वो क्या कहती है, डॉक्टर हज़रात क्या रिकमेंड करते हैं कि रमज़ान में अपनी सहरी और इफ्तारी में जो आपकी डाइट है वो किस तरह की होनी चाहिए। अब कई लोगों को भारीपन महसूस होता है, वो पंजाबी कहते हैं आफरे आफरे फेरे होंगे, ठीक है। जब आप इफ्तारी करते हैं, सहरी में भी आप पेट भर के खाना खाते हैं, पानी रज के पीते हैं, वो किस कदर फ़ायदेमंद है, किस कदर नुकसानदेह है, इस पर बात करेंगे। डिहाइड्रेशन बहुत सारे लोगों को फेस करनी पड़ रही है, बदहज़मी, सीने में जलन, भारीपन रहता है, ये बड़े लोगों को फेस करना पड़ता है, स्पेशली रमज़ान में। ये एक नॉर्मल केस है जो कि तकरीबन हर घर में हर फर्द को कहीं ना कहीं वो इसको फेस कर रहे हो। तो ये तमाम तर डिटेल्स आप तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। ये समझ लीजिए पता तो सभी को होती हैं लेकिन बार बार इन पे बात करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि एक रिमाइंडर लोगों को मिलता रहे कि किस सिचुएशन में किस तरह से खुद को हैंडल करना है। डॉक्टर अहमद फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। आप MBBS FCPS फैसलाबाद गोल्ड मेडलिस्ट, हमेशा हमें वक्त देते हैं और स्पेशली जब भी इस तरह का कोई मौका होता है तो हम डॉक्टर साहब से इनकी राय और इनकी जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो ज़रूर प्रोग्राम में शामिल करते हैं। डॉक्टर साहब कैसे, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। बड़ा रश लगा हुआ है, आप तो सीज़न है। दो वजह से रश है आजकल ना ज़्यादा। एक तो कुछ सीजनल फ्लू है, लोगों का गला ख़राब, नज़ला ज़ुकाम और चेस्ट इन्फेक्शन का सीज़न चल रहा है, और दूसरा रमज़ान में बदकिस्मती से बजाय इसके कि हम सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएं, वो उल्टा जो है खाने के मसाइल, पेट के मसाइल, बदहज़मी के मसाइल, इनकी वजह से आप रश देख रहे हैं आज। डॉक्टर साहब, रमज़ान तो अल्लाह की रहमत है और एक फ़िज़िकली आपका जो सर्कल जो रमज़ान में बनता है वो उससे लाइफ भी बढ़ती है, आपकी सेहतमंद की अलामत भी होती है, लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते। हम इसको एज अ त्यौहार ज़रूर लेते हैं, सहरी का प्रॉपर एहतमाम, अफ्तारी का प्रॉपर एहतमाम। हम सहरी से शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब मुझे बताइए, सहरी में जब हम ये पराठे, अंडे और लस्सी, दही, पानी रज के पी लेना, इसके बाद जो सीने में जलन सारा दिन रहती है, ये रीज़न क्या बनती है ओवरऑल? अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि रमज़ान बरकतों का महीना है और हमें इसे अपनी सेहत के लिए, पॉजिटिव पर्पज़ के लिए भी यूज़ करना चाहिए। रमज़ान के बहुत सारे फ़वाइद भी हैं जिन पे हम बात करेंगे, लेकिन अनलकीली, बदकिस्मती से हमारे माशरे में रमज़ान में आम दिनों से ज़्यादा खाया जाता है और इसकी वजह ये है, स्पेशली खाया जाता है। हर बंदे को सहरी में भी फ़िक्र है कि आज सारा दिन मैंने भूखा रहना है, और जहाँ रूटीन में एक सैंडविच लिया जाता है या एक बॉइल्ड एग लिया जाता है नाश्ते में, वहाँ 2 या 3 पराठे खाना हर बंदा अपना फ़र्ज़ समझता है। उसके बाद एक भी साथ में मस्ट है, बिल्कुल 2 गिलास लस्सी, फिर दही, और ये सारी चीज़ें एहतमाम में आम रूटीन से 2 या 3 गुना ज़्यादा खा लिया जाता है। और इसी तरह अफ्तारी में ये होता है कि आज मैंने सुबह से रोज़ा रखा हुआ है और भूखा हूँ और मैंने अफ्तारी करनी है, और अफ्तारी में भी दोस्तों की तरफ से इनविटेशन आ रही है, फैमिली की तरफ से आ रही है, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे, तो ज़ाहिर बात है दावतें उड़ाई जा रही हैं। तो रमज़ान अल्टीमेटली खाने पीने का महीना बन गया है। तो इसमें जो हम रूटीन में चीज़ें खा रहे होते हैं उनसे 2 टाइम्स या 3 टाइम्स हम खा रहे होते हैं, और सारी की सारी अनहेल्दी फूड है। इसकी वजह से मैदे के मसाइल भी बढ़ रहे हैं और दूसरे सारे इश्यूज जो हैं वो बढ़ रहे हैं। या ये चीज़ें आज से 10-15 साल पहले इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं होती थी। अब रमज़ान में आप देखते हैं पहले होममेड चीज़ों के ऊपर ज़्यादा इक्तफा किया जाता था, घर में फल वगैरह काट लिए, वो खा लिए।
अब लोग बाहर आप जाएं तो समोसे पकौड़े और दही मिल स्पेशली डॉक्टर साहब ये जो बूफे और जो इफ्तार स्पेशल रेस्टोरेंट्स के अंदर मेन्यू चल रहे होते हैं उस पर लोग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहले होममेड अफ्तारी ज़्यादा पसंद की जाती थी, अब होटलिंग ज़्यादा की जाती है। तो बिल्कुल, और इसमें ये प्रॉब्लम जो है ना, मैदे के मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं, जिसमें मैदे की जलन है, बदहज़मी है और बहुत सारे इश्यूज़ हैं। अच्छा डॉक्टर साहब अब रेलेवेंट बात ही हो रही है। अच्छा ये जो बूफे हम रेस्टोरेंट्स में जाके करते हैं, आपके पास मल्टीपल डिशेस होती हैं, उसमें आपके पास डिजर्ट्स भी होते हैं, आपके पास चिकन मटन सब्जी मतलब सब कुछ मौजूद होता है, बारबेक्यू वगैरह हर तरह की चीज़ होती है। मुझे बताएं क्या आप सही समझते हैं ये जो बूफे सिस्टम है, हम हर तरह का खाना खाते हैं चखने के चक्कर में या बूफे को इंजॉय करने के चक्कर में, या आपकी सेहत को डैमेज करता है? हाँ, देखिए जितनी ज़्यादा डिशेस होती हैं तो हर बंदा उसकी ख्वाहिश होती है ना भी ज़्यादा खाना चाह रहा हो ना, तो हर डिश को थोड़ा थोड़ा भी चखता रहे तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में वो चीज़ अल्टीमेटली ले रहा होता है। तो एक तो मल्टीपल डिशेस से अवॉइड करना चाहिए, और दूसरा इन डिशेस में ख़ास तौर पे ऑयली और स्पाइसी डिशेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जैसे पकौड़े दही भल्ले हैं, और इसी तरह सहरी में ख़ास तौर पे पराठे हो गए, फिर चिकनाई वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। और सेंस ये होती है कि चूँकि मैं ऑयल ज़्यादा लूँगा उससे सारा दिन मेरा इजीली गुजर जाएगा। तो इसकी वजह से रमज़ान के महीने में आपका वेट लूज़ होना चाहिए, 10 से 15 किलो एक एडल्ट आदमी का वेट लूज़ होना चाहिए अगर वो प्रॉपरली फास्ट करता है। लेकिन उसका वज़न कम नहीं हो रहा होता, बल्कि अक्सर लोग अपना वज़न मेंटेन करते हैं, बल्कि कुछ लोग गेन भी कर लेते हैं। इसी तरह रमज़ान के महीने में और भी हम काफ़ी चीज़ें सिर्फ रमज़ान की वजह से छोड़ रहे होते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो रमज़ान के महीने में छोड़ दी जाती है कि एनर्जी सेव करने के चक्कर में। एनर्जी सेव करने के चक्कर में, तो उसकी वजह से भी हम वेट लूज़ नहीं कर पा रहे होते। तो जो रेगुलर एक्सरसाइज है, रेगुलर रूटीन है, जैसे प्री रमज़ान चल रही है, रमज़ान के दिनों में भी उसी तरह से हमें कंटिन्यू करना चाहिए। फौजी साहब ब्रेक की जाने जाते वापस आते हैं, मेरे पास और बड़े अहम सवाल आते हैं डॉक्टर साहब से पूछने के लिए कि आज की इस नशिस्त में जो हमारे आज के टॉपिक से रेलिवेंट है। अब ब्रेक की जाने जाते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। खबरदार हज़रात, वी आर बैक। और एक अहम सवाल डॉक्टर साहब से पूछेंगे। डॉक्टर साहब सेहत का ख्याल रखना ऑफ कोर्स ज़रूरी है। मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी चीज़ें, जैसे कि आपने नमकियात और पानी के इस्तेमाल को ज़्यादा रिकमेंड किया है। अब अगर आपने नाश्ता तो कर लिया सहरी के नाम पे, आपने पराठे भी खा लिए, तो आपका जिगर सॉरी आपका जो स्टमक है वो भर गया, पेट भर गया और आप फौरी लेट जाते हैं, और सारा दिन जो आपका वो कवाहत के अंदर और उस जो तकलीफ में गुजरता है, उससे कैसे आप छुटकारा पा सकते हैं रोज़े के अंदर रहते हुए? एनी रिकमेंडेशन प्लीज़। हाँ, इसमें एक और जो बड़ी प्रॉब्लम है, हम आमतौर पे सहरी करके नमाज़ पढ़ते हैं और साथ ही फिर सो जाते हैं। तो चूँकि सहरी अच्छी खासी हैवी की हुई होती है, उसके फ़ौरन बाद सोने से भी मैदे के मसाइल पैदा हो रहे हैं। तो सहरी के बाद फ़ौरी तौर पे सोना नहीं चाहिए, 2 से 3 घंटे, बल्कि मैं रिकमेंड करूँगा कि सहरी के बाद नमाज़ पढ़ें, और नमाज़ पढ़ने के बाद आधा पौना घंटा वॉक रूटीन में ज़रूर करें, जैसे आप पहले रमज़ान से हर बंदा, हाँ जी, उससे आपका मैदा जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। और पानी का वाटर कंटेंट, जैसे कि बात हो रही थी कि वो आपके लिए सारा दिन गुजारने में हेल्पफुल होगा, वाटर कंटेंट आप अपना बढ़ाएं। और इसके अलावा फिर बाकी रूटीन टाइम में आप दोपहर के वक्त ज़ोहर की नमाज के बाद रेस्ट ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन फौरी तौर पे सहरी के बाद रेस्ट करना जो है ना, इससे मैदे के मसाइल ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। अरे डॉक्टर साहब एक चीज़ मुझे ये भी बताइए, अब लोग सहरी तक जागते हैं, रूटीन है कि आप सहरी, आपको पता है कि 4 बजे सहरी शुरू होनी है, 5 बजे ख़त्म होनी है, तो 4 बजे तक जागना है। घर में एहतमाम भी है, घर में शुगल भी चल रहा है, सब जाग रहे हैं, और उसके बाद सहरी की, और फिर शायद सोने का टाइम नहीं, क्योंकि सुबह 9 बजे जो ऑफिस टाइम है, कॉलेज टाइम है, स्कूल टाइम है, तो ये जो सोने का जो स्पैम है हमारा ओवरऑल, वो हो गया कम, छोटा। अब 2 से 3 घंटे लोग सो रहे हैं, 4 घंटे सो रहे हैं। नींद किस कदर ज़रूरी है इस पूरे रमज़ान में स्पेशली? देखिए, नींद तो आपकी रूटीन एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, इबादत का महीना है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसमें आपको नींद को इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा कि आप नमाज तरावी के बाद 3-1 घंटे आप नींद पूरी करें, और इसी तरह फिर आप अपनी नींद को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। सहरी के बाद अपना रूटीन की एक्टिविटी एक्सरसाइज करें, ऑफिस जाएं, ऑफिस से वापसी के बाद नमाज ज़ोहर के बाद आप कुछ टाइम जो है 2 से 3 घंटे जितना आपको टाइम मिले वो आप रेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह आप अपनी 6-7 घंटे की नींद जो है वो 2 हिस्सों में
पूरी कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, शुगर का मरीज रोज़ा रख सकता है और वो किन कंडीशंस में नहीं रख सकता और किन कंडीशंस में रख सकता है, देखने वालों को जो बताइए, बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मर्ज़ और रोज़े का ताल्लुक़ सबसे बेहतरीन तो मरीज़ ख़ुद जज कर सकता है कि क्या वो इस काबिल है कि वो सारा दिन भूखा प्यासा रह सकता है या नहीं। डॉक्टर से भी ज़्यादा मरीज़ अपनी सेहत के बारे में या अपनी करंट सिचुएशन के बारे में आगाह होता है, उसे अपनी करंट सिचुएशन का पता होता है। तो हर मरीज़ ने खुद से फ़ैसला करना है कि क्या उसने अपनी जान को ख़तरे में डाल के रोज़ा रखना है या वो रोज़ा रखने में कंफर्टेबल है। हाँ, अलबत्ता ऐसे मरीज़ जिन्हें कोई 15-20 साल से शुगर का मर्ज़ चल रहा है, उन्हें दूसरे इश्यूज़ भी हैं, गुर्दों के मसाइल हैं, दिल के मसले हैं, तो सीरियस मेडिकल अटेंशन में जी, उन्हें मेरे ख़्याल में ख़ुद को अपनी जान को ख़तरे में नहीं डालना चाहिए। जब हमारा मज़हब हमें छूट दे रहा है कि जो सीरियस पेचीदगी वाले मरीज़ हैं वो इससे रिलैक्सेशन से फ़ायदा उठा सकते हैं, तो इन्हें बिल्कुल करना चाहिए। बहुत सारे मरीज़ जो हैं उनकी शुगर लो हो जाती है और वो बेहोशी के आलम में हॉस्पिटल में आते हैं। किसी को खून की उल्टियाँ आ रही हैं, किसी के दिल का मसला बढ़ रहा है, किसी का ब्लड प्रेशर शूट कर रहा है, किसी की शुगर। आजकल ऐसे देख रहे हैं पेशेंट्स आ रहे हैं आपके पास? बिल्कुल, बिल्कुल। जो लोग जिनकी बीमारियां कंट्रोल्ड हैं और वो रेगुलर मेडिसिन ले रहे हैं, वो रोज़ा बिल्कुल रख सकते हैं। लेकिन अगर इसके मुकाबले में आप देख रहे हैं कि आपकी जान को ख़तरा है, तो फिर इन चीज़ों से आप अवॉइड करें तो बेहतर है। अच्छा डॉक्टर साहब, सेम सिनेरियो हम जो बीपी के पेशेंट हैं, वो भी इसी ही रूटीन के मुताबिक अपनी मेडिकल मामलात को देखते हुए ही रोज़ा रखें, या वो जो है वो कंप्लीट कर जाते हैं? रोज़ा रखने में सभी के लिए सेम प्रिंसिपल यही है, चाहे वो शुगर के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के हैं, कैंसर के हैं, जिगर के पेशेंट हैं या दूसरे गुर्दों वाले पेशेंट हैं, उन्होंने अपनी टॉलरेंस देखनी है। अक्सर जो अच्छे मौसम के रोज़े होते हैं, जैसे आजकल कोई बहुत ज़्यादा हार्ड मौसम नहीं चल रहा, तो 1 या 2 रोज़े रखने से पेशेंट अक्सर अपने आप को असेस कर लेते हैं कि रोज़ा उनके लिए कितना मुश्किल साबित हो रहा है। अगर वो कंफर्टेबल हैं तो वो रोज़े रखते जा रहे हैं। हाँ, अलबत्ता ये किया जा सकता है कि वक्फ़ा किया जा सकता है, क्योंकि फ़र्ज़ रोज़ों की अपनी अहमियत भी है। तो इसके साथ साथ अगर बीच में वो कोई थोड़ी ब्रेक लेके बाद में इसका कफ़ारा दे दें या बाद में रिप्लेसमेंट कर लें, तो इस तरीके से भी वो रमज़ान की बरक़ात से फ़ायदा भी उठा सकते हैं और साथ साथ में अपनी सेहत का ख्याल भी रख सकते हैं। मतलब हाजमा कैसे बरकरार रखा जाए? देखें, आप डाइजेस्ट तभी कर पाएंगे जब आपने उस प्रिंसिपल को फॉलो किया होगा कि जिसमें आपकी चीज़ें आप पचा जाएं या आपका हाजमा बरकरार रहे, आप उसको हज़म कर लें। तो उसको कैसे बरकरार रखा जाए? रमज़ान में सिर्फ एक ही चीज़ को आपने फॉलो करना है कि रमज़ान से पहले वाली आपकी रूटीन जो है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इसमें अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते रहते हैं और खाने में आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस लेके नहीं आते, तो फिर आपकी डेली रूटीन भी डिस्टर्ब नहीं होगी और आपकी सेहत, जैसे आप पहले से एक्सरसाइज कर रहे थे, उसी तरह आपकी सेहत भी बरकरार रहेगी। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर साहब, बड़ा ज़रूरी है। वो इतना ज़रूरी है कि तकरीबन हर डॉक्टर से वो सवाल होता है और वो जवाब भी शायद सेम ही देते हैं। आपसे शायद मैं थोड़ा डिफरेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। फ्राइड आइटम्स की बात करते हैं। फ्राइड आइटम्स में पकौड़े, समोसे और कचौरियाँ, ये चीज़ें हम मार्केट से भी लाते हैं और घर में ख़ुद भी हम उनको फ्राई करते हैं। आप मुझे बताएं, क्या फ्राइड आइटम्स आप रिकमेंड करेंगे, और अगर करते हैं तो किन कंडीशंस में पकी हों तब रिकमेंड करेंगे, या बिल्कुल ही आप रद्द कर दें कि नहीं जी फ्राइड आइटम्स तो वैसे ही ज़हर है, आपको खानी नहीं चाहिए? देखिए, इसमें ऑल और नन प्रिंसिपल नहीं है। अगर एक यंग एक्टिव बॉय है जिसकी उम्र 20-25 साल है, उसने रमज़ान में भी 1.5-2 घंटे क्रिकेट या फुटबॉल खेलना है, हर सूरत खेलना है, उसने एक्सरसाइज करनी है, तो फ्राइड आइटम उसके लिए इतनी ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। जबकि एक शख्स जिसकी उम्र 65 साल है, वो दिल के मसले में भी मुब्तला है, दवाइयाँ भी ले रहा है, उसे मैदे का मसला भी है, शुगर का मसला भी है, गुर्दे भी डिस्टर्ब हैं, तो ज़हर है उसके लिए, ये ज़हर है। तो ये इंडिविजुअल रिकमेंडेशंस होती हैं बेसिकली। तो आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर रूटीन डेली एक्टिविटी। हाँ, ये चीज़ मैटर करती है कि जब आप अपनी खुराक में से मिर्च मसाला और ऑयल बिल्कुल निकाल दें, तो वो चीज़ इतनी बद जायका हो जाती कि खाने के काबिल नहीं रहती। इसलिए थोड़ी मिकदार में सिर्फ उसका जायका बनाने के लिए जिन्हें कोलेस्ट्रॉल या दूसरे इश्यूज़ हैं भी, वो थोड़ी मिकदार में चिकनाई इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे जायका बना रहे और वो इतनी न्यूट्रिशन ले सकें
कि इमेसिएटेड ना हो या उनकी जिस्म में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी ना हो। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। और अब एक बात मेरी तरफ से भी ब्रेक पर जाने से पहले जो कि हमने इस डिस्कशन का कंक्लूजन निकाला है कि भाई अपने आप को मत भरें, क्योंकि जब भर लेते हैं तो फिर उसको अगर आपने डाइजेस्ट भी करना है तो उसके लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, उसके लिए कोई एनर्जेटिक काम ज़रूरी है। जब तक आप वो नहीं करेंगे तो वो आपके जो ओवरऑल मामला है उसको डिस्टर्ब भी करेगा, आपकी सेहत को अच्छा नहीं करेगा, उसको ख़राब ही करेगा। ब्रेक जब जाते वापस आते हैं हमारे साथ। ख़वातीन प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जैसे प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने बताया कि देखिए रमज़ानुल मुबारक में हमारी रूटीन डिफरेंट हो जाती है, ये सभी बखूबी जानते हैं। और कहीं सुस्ती काहली भी होती है। ऑफ कोर्स सहरी के बाद अफ्तार तक कई लोग जो मुश्किल काम करने वाले होते हैं, धूप में निकलने वाले काम या चलने फिरने वाले काम, उनको ज़रा कम ही तरजीह देते हैं कि यार रोज़ा है, चलो जितनी एनर्जी सेव हो सकती है उसको आप सेव करें, क्योंकि हलक खुश्क होता है, पानी की तलब महसूस होती है। और ऑफ कोर्स ये जब आप रोज़े की हालत में होते हैं तो ये चीज़ें ना ही महसूस हों तो बेहतर होता है, ठीक है। लेकिन खैर ऑफ कोर्स सब माशाल्लाह से मुसलमान हैं और इतना वो क्या कहते हैं कि इतना कच्चा अकीदा ईमान तो किसी का नहीं होता। लेकिन फिर भी ओवरऑल जो रूटीन है उस रूटीन में कुछ हमारे डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। और उसका एक प्रॉपर प्लान जो है वो रमज़ान में उसको अगर आप लेकर के चलें तो वो आपकी सेहत के लिए भी सही रहता है, आपकी एनर्जी डाउन नहीं होती। कई लोगों को कैलोरीज के बड़े इश्यूज़ होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रोज़ा रखने से जो आपका डाइट प्लान है पूरे 11 महीने में जिसको आप फॉलो करने की कोशिश करते हैं और रिजल्ट्स आपको बड़े लेट मिलते हैं, उससे 100 टाइम बेटर रिजल्ट आपको सिर्फ 1 महीने में मिल जाते हैं। इस पर भी हम बात करेंगे। ओवरऑल काफ़ी डिस्कशन में चीज़ें हैं जो ऐड करेंगे। फिलहाल हम शहजाद बसर साहब के साथ मौजूद हैं। एक तो आप माशाल्लाह से वन ऑफ द ग्रेट यूट्यूबर्स ऑफ पाकिस्तान हैं, हमारे सीनियर लोगों में से एक हैं। और फिर आपने काफ़ी चीज़ों पे रिसर्च भी की है। आपने मोरिंगा पे एक ग्रेट रिसर्च है, चिया पे एक ग्रेट रिसर्च है, ठीक है। और फिर ख़ुद आप योगा की चीज़ों पर भी आप उस पर भी थोड़ा ध्यान देते हैं। और फिर बीइंग ए यूट्यूबर आप अपने फैंस, अपने व्यूवर्स के लिए जो डाइट की चीज़ें हैं, फूड से रेलेवेंट चीज़ें हैं, प्लांटेशन से रेलेवेंट चीज़ें हैं, वो काफ़ी चीज़ें आप अपने चैनल पर करते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आज एक मजमूए के तौर पर आप तक पहुँचाएँगे। और हम शहजाद बसर साहब के साथ मौजूद हैं। सर कैसे, हम ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैरियत। कैसा चल रहा है रमज़ान सबसे पहले? माशाल्लाह जी, ब्लेसिंग है अल्हम्दुलिल्लाह। ऑफ कोर्स ये एक ब्लेसिंग है शहजाद भाई। और देखिए हम अपनी चीज़ों को जिस तरह करना चाह रहे होते हैं वो क्योंकि रूटीन डिफरेंट होती है तो हम सुस्ती काहली का भी मुजाहिरा करते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी एनर्जी टेकिंग होती है उससे हम थोड़ा इस्तेमाल करते हैं कि यार भाई सुकून करो, ठीक है। अच्छा, मुझे कुछ बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ करने हैं। उन क्वेश्चंस में सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जो मोरिंगा, सबसे पहले मुझे इस पर आप अपनी रिसर्च थोड़ा एक बताइए, थोड़ी डिटेल, और फिर इसको हम हमारे रमज़ान में इसको किस तरह से कैटर कर सकते हैं। मोरिंगा एक ऐसा पौधा है कि जिसको दुनिया ने जब आइडेंटिफाई किया कि इसके अंदर 90 से ज़्यादा ऐसे कंपाउंड हैं जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ही ज़रूरी है, अहम है। और सोजिश कम करने वाले भी इसके अंदर 32 से ज़्यादा हैं, दर्द कम करने वाले बेशुमार है, एंटीऑक्सीडेंट जो जिसमें तोड़ फोड़ ख़त्म करते हैं वो 46 किसी के अंदर इतने ज़्यादा नहीं है। तो पूरे जिस्म के अंदर खून को लेकर चलने की जो सलाहियत है वो और किसी पौधे में इतनी नहीं है जितनी मोरिंगा के अंदर है। तो ये मोरिंगा इतनी अहम है और ये डायबिटीज़ के अंदर भी बड़ी इफ़ेक्टिव है, ब्लड प्रेशर के अंदर भी इफ़ेक्टिव है, दर्दों के लिए इफ़ेक्टिव है। तो हमारा एक आम सा पौधा था जिसको सुहांजना कहते हैं लोग। सेंट्रल पंजाब में इसकी सिर्फ जो मूलियाँ, जड़ जिसको उसका अचार खा लेते थे कभी कभार। और जो सराइकी बेल्ट है वो इसके जब फूल आते थे इसको फूल पका के तो सालन के तौर पे खा लेना, इससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल ही नहीं था। जब दुनिया ने ये सारा आइडेंटिफाई किया कि भाई इसको अपनी रूटीन की खुराक का हिस्सा रखें, इसको सिर्फ और सिर्फ दवाई ना समझें या ख़ास चीज़ ना समझें। समझाई किसने इनको? सबसे पहले ये बात, ये बड़ी ज़रूरी बात है। दरअसल ये दुनिया में तो बात चल रही थी, उसमें एक साइंटिस्ट था फॉगली, ठीक है, और कुछ और लोग भी थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया। मैं काम कर रहा था 2007 में अमेरिका में कि पौधों की बढ़ोतरी कैसे बढ़ानी है, उनका फ्रूट कैसे लेना है लंबा अरसा। तो एक कंपाउंड होता है जिसको जियाटन कहते हैं। वो जियाटन जो है ना वो पौधों में फूल ज़्यादा लेके आता है। तो उसके मैं सोर्सेज ढूंढ रहा था, मुझे मिला कि मोरिंगा नेचुरल सोर्स है आम पौधों से 3000 गुना ज़्यादा इसके अंदर। तो जब मैंने वो आइडेंटिफाई किया तो मैंने कहा ये तो मेरा इलाके का पौधा है। तो फिर इसको मैंने प्रमोट किया
फिर इसको मैंने ढंढोरा पीटा, फिर इसके ऊपर मैंने कई PhD, हंड्रेड्स ऑफ MSCs करवाई हैं। फिर साथ चूँकि मैं मीडिया पे भी आ गया, नया नया सोशल मीडिया आया, उसके ऊपर बताना शुरू किया, तो वो एक सपोर्टिव स्पॉट हो गया। हो गया। तो उसके बाद फिर ये चलता गया सिलसिला और फिर ये हर जगह पहुंच गया। सही है। इसका आपकी जैसे कि हम अभी बात भी कर रहे थे, क्या ये वेट लॉस में और जैसे कि शुगर, डायबिटिक जो हैं, उनके लिए कितना ये फ़ायदेमंद है और इसका टेकअप किस तरह से लिया जा सकता है जो कि इजी वे में, वो काइंडली ज़रूर बताइए। देखिए, इंसानी जिस्म जो है ना, जब वो बीमारियों से लड़ता है ना, तो उसको एक सपोर्ट चाहिए होती है, क्योंकि वो खुराक कम करने की कोशिश करता है, वॉक एक्सरसाइज करने की कोशिश करता है, साथ उसको बीमारियां भी हमलावर है, तो उसका तकाज़ा और डाइटें हमारी सबके सामने। इम्यूनिटी भी कम होती है, तो उस वक्त उसको कुछ सपोर्ट चाहिए होती है। ये सुपर फूड उसको सपोर्ट देती हैं, ये मोरिंगा, किनवा, चिया, ये सारी चीज़ें उसको सपोर्ट देती हैं। तो वो एक रूटीन की जब डाइट चेंज करता है ना, तो उसकी बॉडी जो है ना, वो जब कमज़ोर होना शुरू करती है ना, तो ये चीज़ें उसको सपोर्ट करती हैं। जो आपने डायबिटीज़ कंट्रोल करनी है, जो वज़न कम करना है, उसके लिए तो आपको कैलोरी डेफिसिट होना ही पड़ेगा, वो उसके बगैर तो पॉसिबल नहीं है। उसके साथ जब आप इन सुपर फूड का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपको बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं इस जानिब भी आना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले कि हम ब्रेक की जानिब जाएँ, शहजाद भाई मुझे थोड़ा सा इसके इस्तेमाल का भी बता दीजिए कि कौन कौन से लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ डायबिटिक के लिए फ़ायदेमंद है या आप और मैं, हम नॉर्मल रूटीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं मोरिंगा की बात करें। कई लोग मुझे पूछते हैं कि मुझे कोई बीमारी तो मैं मोरिंगा यूज़ कर लूँ। मैंने कहा नहीं, पहले बीमारियाँ होने दें फिर कर लेना। तो असल में बात ये है कि ये हर कोई करे ताकि आपको बीमारियों से महफूज रखे। बुनियादी तौर पे चीज़ है कि आप सुपर फूड्स का जब इस्तेमाल करते हो, हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते हो, फिर बीमारियां आपके पास देर से आती हैं, आती ही नहीं है। मुझे अब पूछना है आपसे कि मल्टीग्रेन कॉन्सेप्ट, जो मल्टीग्रेन कॉन्सेप्ट है, इस पर आपने काम किया, इसकी आपने फाइंडिंग कैसे की? सबसे पहले इसको इम्पोर्टेंट कैसे समझा? बुनियादी तौर पे ये जो इलाका था ना, ये काश्तकारी वाला इलाका था, और यहाँ हमारे जितने भी बुज़ुर्ग थे ना, वो काश्तकार थे या उसके रिलेटेड ही सारे कारोबार थे। तो जो चौधरी भी थे ना, वो जिस्मानी मशक्क़त करते थे, अलग सुबह उठते थे, रात तक इतनी मशक्क़त करते थे। तो जब मशक्क़त ज़्यादा करते थे तो उनको फ्यूल भी ज़्यादा चाहिए था। तो वो जो फ्यूल है वो कार्बोहाइड्रेट है। तो वो किस शक्ल में? गन्ने की शक्ल में, गुड़ की शक्ल में, चीनी की शक्ल में, और उसके बाद फिर रोटियों की शक्ल में, दानों की शक्ल में, पराठों की शक्ल में, और उसको सपोर्ट साथ डेयरी करती थी। यही खुराक थी। ना गोश्त होता था ज़्यादा, ना ज़्यादा सब्जियां होती थी, ना ज़्यादा फ्रूट होता था। यही खाते थे और सेहतमंद होते थे कि मुशक्क़त बहुत थी। अब मुशक्क़त ज़्यादा थी, उसमें एनर्जी ज़्यादा थी। अब जब गंदम इतनी हम खानी सुबह से लेकर रात तक, उसके अंदर भी 13% प्रोटीन तो होती है। तो जब उन्होंने आज की रोटी के मुकाबले में, वो बड़े साइज़ की रोटी थी, तो वो 3-3 रोटियां वो खा जाते थे, आज की रोटी के मुताबिक 6 बन गई। तो वो इतनी रोटियां दिन में, आजकल की रोटी के बाद 12-13 रोटियां खा जाते थे, तो उनकी प्रोटीन उसी से पूरी हो जाती थी। लेकिन वो जो कार्ब्स ज़्यादा खाते थे वो बर्न कर लेते थे, क्योंकि मेहनत भी करते थे। अब हुआ ये कि हमारे टेस्ट बड वही थे रोटियां खाने वाले। अब वो उसमें जब हमने काम करना छोड़ दिया, मैकेनाइज्ड हो गए, मशीनें आ गई, अंदर बैठ गए, तो हम रोटियों की बजाय मज़ीद नान की तरफ, पूरियों की तरफ, बेकरी की तरफ आ गए, जिसमें कार्ब और बढ़ गए, प्रोटीन जो ना वो थोड़ी कम हो गई। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा गंदम खाने वाली कौम है हम, और सब्जियां सब रोटी खाते हैं, रोटी के शौकीन है। हाँ जी, और सब्जियां सबसे कम खाने वाले। अब जो गंदम इतनी खाते हैं ना, तो वो दरअसल लोगों को ये नहीं समझ लगती। अब किसी ने भी वज़न कम करना है या शुगर उसको हो गई है ना, तो वो फ़ौरन कहेगा जी मैंने चाय में चीनी छोड़ दी या आधी कर दी। अब चाय में चीनी आपने 1 चम्मच छोड़ी है ना, 1 चम्मच चीनी 5 ग्राम की है, वो अपने जिस्म में जाके उसने 2.5 ग्राम ग्लूकोज देना है, 2.5 ग्राम फ्रुक्टोज देना है, यानी 1 चम्मच सिर्फ 2.5 ग्राम ग्लूकोज दे रहा है। और एक रोटी अगर वो 100 ग्राम की बड़ी है, तो वो तकरीबन 90% ग्लूकोज है। तो उसी को समझ नहीं लगती लोगों को, वो लोग उसको फीकी समझ के खा लेते हैं, रोटी नान सब कुछ, कि इसमें कौन से कार्ब्स है, ये चीनी नहीं है। असल में वो चीनी है, वो जिस्म में जाके सारी वो बदल जाती है। अब सारी जंग ये हो गई कि आप जितनी फूड खा रहे हैं उसका 80% आप कार्ब खा रहे हैं, और वो जाके जिसमें शुगर बन रहा है। अब आजकल के दौर में मुताबिक ये है कि आपकी शुगर फ़ौरन ना बढ़े ब्लड के अंदर, और इंसुलिन ना बढ़े, और उसके मोस्ट नीडेड चीज़ है। और जितने भी इंसुलिन रेजिस्टेंस, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, मोटापा, यूरिक एसिड, फैटी लिवर, सब उसी से आ रहे हैं। अब उसमें यह था कि रोटी खाने तो लोगों ने बाज नहीं करनी, चीनी तो लोग छोड़ देते हैं, जब कॉन्शियस चीनी छोड़ देते हैं। अच्छा, ये भी एक बात है कि रोटी खाए बगैर कईयों को वो कहते हैं त्रास नहीं हुई है, कहते हैं तसल्ली नहीं हुई।
मतलब वो हर तरह की चीज़ खा लेंगे, वो फ्रूट खा लें, वेजिटेबल खा लें, वो फास्ट फूड खा लें, पर रोटी रोटी है। मैं खुद रोटी खाता हूँ, जब तक रोटी ना खा ले तसल्ली नहीं होती। अब उसमें ये है कि अगर आप सिर्फ मैदे की रोटी खाएंगे तो वो 1-1.5 घंटे में सारी शुगर में बदल जाएगी। अच्छा, चक्की की खाएंगे तो चलो वो 15-20 मिनट ज़्यादा ले लेगी। लेकिन अगर आप उसको वैरायटी ऑफ ग्रेन्स कर दें, उसमें जौ भी डाल लें, जवी भी डाल लें, बाजरा भी डाल लें, ज्वार भी डाल लें, मोरिंगा भी डाल लें, किनवा भी डाल लें, चने भी डाल लें, दाने भी डाल लें, सारी चीज़ें डाल लें, और हर एक गंदम से बेहतर है, हर एक गंदम से स्लो है, और फिर हर एक का डाइजेशन टाइम डिफरेंट है, और वो अचानक ब्लड शुगर आपकी स्पाइक नहीं करेगी, स्लो स्लो होगी। अब आपने रोटी खानी है ना, तो फिर गंदम की बजाय अब मल्टीग्रेन की खा लें, ताकि आप फौरी तौर पे ब्लड शुगर आपकी ना बढ़े और उसमें न्यूट्रिएंट सारी बैलेंस हो जाए। अगर एक में एक अमाइनो एसिड कम है तो दूसरे में ज़्यादा है, वो एक बैलेंस हो। दूसरे को बैलेंस करते करते स्टेप बाय स्टेप साथ चलते हैं। तो शहजाद भाई, ये जो अब क्या ये मल्टीग्रेन, देखें कॉन्सेप्ट की आपने बड़े अच्छे तरीके से वजाहत कर दी है, लोगों को समझ भी आ गई कि मल्टीग्रेन एक्चुअली है कि ये सारी चीज़ों का मजमुआ है, ठीक है, इकट्ठा हो जाता है। और शहजाद भाई, अब जब सहरी में, अगर हम सहरी में बात करते हैं, तो क्योंकि हम रोटी खाते हैं, हम पराठे खाते हैं, तो मेरे ख्याल से वो आपका सारा दिन गुजारने में काफ़ी हद तक मदद देता है। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं 2 पराठे खाता हूँ, और अगर 2 पराठों की बजाय मैं 1 मल्टीग्रेन की बनी हुई चीज़ खा लूँ, अगर रोटी का ही उसको नाम दे लें, तो क्या इज़ दैट मोर इफेक्टिव रादर देन दैट गंदम की रोटी? इसमें थोड़ा सा मैं 2 मिनट लूँगा। हम सहरी में ज़्यादा इसलिए खाते हैं कि हमने सारा दिन भूखे रहना है। तो ज़्यादा खाएं। हाँ जी, और अफ्तारी में इसलिए ज़्यादा खाते हैं कि हम सारा दिन भूखे रहे हैं। अच्छा, हमारे सहर और अफ्तार में दोनों खाने इतने ज़्यादा होते हैं कि रूटीन के 3-4 खानों से भी ज़्यादा हो जाते हैं। और वो टेबल के ऊपर वो रंग बरंग होता है जो हमने कभी ज़िंदगी में इसके रमज़ान के अलावा नहीं खाया होता इकट्ठा। अच्छा, दुनिया सारी में अब बीमारियां रिवर्स करने के लिए उन्हें बताया गया है कि आप फास्टिंग करें, इंटरमीडिएट फास्टिंग करें, उमेड करें, सब कुछ करें। अब उनके यहाँ खुदा का ये कानून नहीं है कि रमज़ान के 30 दिन आपने रोज़ा रखना है। अब अगर रोज़ा ना हो, आपको कहा जाए कि आप 15 दिन आपने रोज़ा रखना है, ठीक है, और स्वाब के लिए नहीं रखना, सिर्फ सुबह से रात तक। अब आपको अगर कहा जाए कि आपने सिर्फ स्वाब के लिए नहीं, वैसे आपने फास्टिंग करनी है सुबह से शाम तक, तो आप कितने दिन करेंगे? आप मेरा ख्याल 1 या 2 दिन के ज़्यादा कर ही नहीं सकते। तो रमज़ान ब्लेसिंग है, अल्लाह ताला ने बनाई है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब हम खाते हैं ना ऐसी चीज़ जो हमारा जिस्म जो है ना उसके अंदर कोहान नहीं है, ठीक है, जो उसको पचा सके या संभाल कर रखे। संभाल कर रख से। ऐसा नहीं है कि हम 3-4 अगर रोटियां खा लेंगे तो 3-4 रोटियां जो है ना वो एक 10 बजे तक हजम होगी, एक 12 बजे तक, एक 2 बजे तक, ऐसा नहीं है, वो शिफ्टें नहीं है, उसे इकट्ठा ही हजम होना है। दूसरा ये है कि जब हम एक खाना खाते हैं ना सहरी में खाना खाया, उसके बाद उसका कुछ हिस्सा जो है ना वो शुगर में बदल गया, वो हमने एक्टिविटी में काम आ गया। उसके बाद दूसरा जो है ना जिस्म के अंदर ग्लूकोजन होता है मसल्स के अंदर, वो मसल में फिर उसको ग्लूकोज में बदलना है, फिर वो आ गया। अगर वो भी ख़त्म हो गया तो फिर चर्बी की बारी आ जाएगी। तो कई दिन तक, बल्कि 15-15 दिन तक इंसान के जिस्म के अंदर इतनी चर्बी, ये समझे कोहानी है, वो है, वो ख़त्म नहीं होगी। अच्छा, अब चूंकि हम बार बार खाने के आदी है ना, इसलिए हमें हंगर नहीं होती, हमें एपिटाइट होती है, हमें खाने की ख्वाहिश होती, भूख, जिस्म की ज़रूरत नहीं होती, तलब महसूस होती है, तलब महसूस होती। अच्छा, अब अगर हम पराठे खाएंगे ना या मैदे जैसी रोटियां खाएंगे ना, वो सारा काब है, वो सारे के सारा जितनी 2 खाएंगे, 3 खाएंगे, 4 खाएंगे, वो जल्दी हजम होकर शुगर बदल जानी। उसकी बजाय अगर कम्प्लेक्स मल्टीग्रेन आटे की साथ वेजिटेबल्स और साथ अंडे, मतलब इसको कम्प्लेक्स करके प्रोटीन और उसको खाएंगे तो जल्दी भूख भी नहीं लगेगी आपको। आप इसका ब्लेंड करके खाएंगे, अगर एक आपको अंडा हो, दही हो, शामी कबाब हो, थोड़ी सब्जियों का आमलेट हो, सब मल्टीग्रेन की रोटी हो, तो वो आपको 4 बजे तक भूख नहीं लगने देंगे। अच्छा, एक ब्रेक की जानिब जाते हैं, वापस आते हैं शहजाद भाई के साथ। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो चिया सीड की बात है वो बड़ी ज़रूरी है। इस पर इनकी रिसर्च पे भी बात करेंगे, इनकी फाइंडिंग की भी बात करेंगे, और फिर इसके यूजेज पे भी बात करेंगे, और इसका लॉन्ग टर्म कैसे आप फ़ायदा ले सकते हैं, इस पर भी बात करेंगे। और लॉट मोर क्वेश्चंस जो कि हम पूछेंगे शहजाद भाई से। हमारे साथ रही, ब्रेक के बाद ऑलराइट, वी आर बैक। और रमज़ानुल मुबारक में रूटीन, आपके फूड, आपके एक्सरसाइज की चीज़ों पर बात हो रही है, और हेल्दी लाइफस्टाइल ये अपनाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी शहजाद भाई, वी आर बैक। मैं अब आऊँगा थोड़ा अफ्तारी की जानिब भी। अब आप देखिए, ये सवाल तो ज़ुबान ज़द आम है, सभी कर रहे होते हैं कि जी अब तली हुई चीज़ें ना खाएं, पकौड़े ना खाएं, समोसे ना खाएं, ये ना खाएं, वो ना खाएं। तो देखें, ये एक एहतमाम है
अफ्तारी का, और दस्तरखान सजता इन चीज़ों से है, वरना ये चीज़ें ना हो तो वो दस्तरखान ही नहीं लगता। अब अगर ये सारी चीज़ें भी खाने हैं, आपने अपने सारे दिन की एनर्जी को मेंटेन भी करना है और अपने आप को भी ठीक रखना है और सेहत पर भी नुकसान उसका ना हो, इसको हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ये देखने वालों को ज़रूर बताइए। बिल्कुल बैलेंस कर सकते हैं। देखिए, खजूर से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। फ्रूट एक प्याली के बराबर आप खा लें या काट के चाट की शक्ल में एक प्याली खा लें, कोई हर्ज नहीं उसमें, कत्तन कोई हर्ज नहीं। लेकिन हम ज़्यादती जो करनी है ना, वो जो मीठा चीनी डालनी है ना, खा वो पानी में डालनी है, तो दूध सोडा भी मस्ट होता है आपके दस्तरखान पर। उसमें डालनी है, या हमने फ्रूट चाट के अंदर डालनी है, वो चीनी ज़्यादती है। खा वो शरबत की शक्ल में किसी की शक्ल में है। आजकल इतनी गर्मी है को नहीं, पानी पिए, अल्लाह खैर सल्ला, ये ज़रा नींबू पानी पिए। अगर कोई बहुत कोई मीठा चाह रहा है तो उसमें नबीज़ बना ले, ठीक है। अच्छा, अब ये जो बाकी लवाजमात है ना, पकौड़े, समोसे और ये तली हुई जितनी चीज़ें, जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन कैसे अच्छे हैं? सबसे पहले हम बात कर लें, जो सबसे पॉपुलर चीज़ है वो है पकौड़े। अच्छा, पकौड़ों को ये समझा जाता है कि वो पकौड़े बहुत ही सेहत के ख़िलाफ़ चीज़ है और वो बहुत ही बेड़ा गर्क करने वाली चीज़ है। अगर पकौड़े को गलत बनाएंगे ना, आप दीन का भी गलत इस्तेमाल करेंगे तो वो भी बंदे लोगों को मारेंगे। पकौड़े को सही इस्तेमाल करें, सही बनाएं तो पकौड़ा बेहतर है। कैसे बेहतर है? नंबर 1, उसमें बेसन है, बेसन गंदम से बेहतर है, आटे से बेहतर है, ठीक है। नंबर 2, उसमें सब्जियां हैं, कम्प्लेक्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है। ख़राबी क्या है? उसमें अनारदाना डालते हैं आप उसमें सारे मसाले डालते हैं, ये सारे के सारे बेहतर हैं। अच्छा, अब गड़बड़ कहाँ से शुरू होती है? गड़बड़ शुरू होती है कुकिंग ऑयल या घी से, जो उसमें वो फ्राई होते हैं, जिसमें फ्राई होते हैं। अगर उसको ठीक कर लें तो पकौड़ा ठीक है। अच्छा, उसमें क्या है, 2 तरह की खराबियाँ होती हैं। एक तो बाज़ार का वनस्पति घी या कुकिंग ऑयल लेते हैं और उसके अंदर आप वो जो बाज़ार से लेते हैं वो उसके दादे ने शायद कढ़ाई में डाला था और उसको फेंकते नहीं है। 20 मिनट तक घी या ऑयल फ्राई हो जाए ना तो उसके अंदर ट्रांसफेट बनना शुरू हो जाते हैं। यानी उसके बाद असल में टेक्निकली वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होता। नहीं होता, वो फेंक देना चाहिए। अच्छा, अब घरों में भी होता है कि कढ़ाई में आपने पहले रमज़ान में डाला है और आखिरी रमज़ान तक वही चल रहा है, वो पड़ा रहता है, जो बच गया वो आराम सेव कर लिया, अगले दिन फिर उसी को गर्म कर लिया। गड़बड़ ये है। उसकी बजाय मैं उन्हें कहता हूँ तवा पकौड़ा बनाएं, ठीक है। भाई सेहत भी मेरी है ना भाई, पकौड़ा भी खाना है, सेहत भी मेरी है, तो उसको थोड़ी सी अमेंडमेंट। अब ये तवा पकौड़ा कैसे है? तवा पकौड़ा ऐसे है कि वही जो बैटर आपने बनाना है ना पकौड़े का, उसमें सब्जियां ज़रा बारीक कर लें, मोटी मोटी ना हो, अच्छे तरीके से चॉप कर लें, बहुत अच्छी तरह चॉप करके सब्जी डाल लें और उसको ज़रा पतला बनाएं। अब तवे के ऊपर आप डीप फ्राई कर ही नहीं सकते, तवे के ऊपर हल्की हल्की आपने बटरिंग की करनी है। अच्छा, वो आप सरसों के तेल की कर लें भाई, अगर देसी नहीं है सरसों के, कुकिंग ऑयल ना यूज़ करें, वनस्पति घी ना यूज़ करें। अगर कैनोला का है बेस्ट है, वो हल्का से ऊपर लगा के पतले पतले पकौड़े उसके ऊपर बना लें। वो अंदर से कच्चा तो नहीं रहेगा? नहीं रहते, सिर्फ ये है कि वो शॉर्टकट आदि है ना कि डीप फ्राई करना है, उन्हें कि थोड़ी सी सब्र करें, बना के देखें, जब वो बनाते हैं वो ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। एंड क्रिस्पी एज वेल, मैं समझ रहा हूँ क्योंकि लेयर पतली होगी, पतली लेयर है, क्रिस्पी है, सब्जियां ज़्यादा है, वो थोड़ी कच्ची पक्की भी सब्जी रहे कुछ नहीं, वो सारा बेसन तैयार हो जाना है। और अगर कोई घर में एक बुजुर्ग बंदा है ना, उसका मैदा काम नहीं करता, उसको वही 2 पकौड़े ना थोड़ी देर पानी में डालें, थोड़ी देर पानी में डालें, निकाल लें, पुदीने की चटनी के साथ दें, खाओ जी बाबा जी, खाओ, आप भी खाएं, एंजॉय करें। यह बावने दूसरी चीज़ जो बनते हैं हमारे, दही भल्ले बनते हैं। अच्छा, एक चीज़ बनती है चना चाट बनती है। मैं कहता हूँ चना चाट से अच्छी डिश दुनिया में कोई नहीं है। अगर चना चाट अमेरिका के पास होती ना तो पूरी दुनिया में ये बर्गर और पिज़्ज़ा से ज़्यादा उसको मार्केट करते एज ए वर्किंग लंच और एज ए स्नैक। कैसे? ये दरअसल एक सैलड है। इसको चना चाट को उसमें आलू ना डालें या कम डालें, उसके बॉयल्ड किनवा उसके अंदर डाल लें, चने डालें, लोबिया डालें, ठीक है। बाकी उसमें क्या है, प्याज है, टमाटर है, ठीक है, सैलड है ना। एब्सोल्युटली यही चीज़ें होती हैं। अच्छा, अब उसमें पुदीना की चटनी है डालें, इमली की चटनी घर में बनाई हुई डालें। अब वो एक ऐसा लंच है, वर्किंग लंच है, अफ्तारी है, जिसको आप फ्रिज में रखें, निकाल के खा लें, ना माइक्रोवेव की ज़रूरत ना किसी चीज़ की ज़रूरत, कंप्लीट प्रोटीन है, लो कार्ब डाइट है, मुकम्मल लंच है, उसको ऐसे हम अंडररेट रखा हुआ है। शहजाद भाई, अभी एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए आजकल चिया सीड का बड़ा ज़ुबान ज़द-ए-आम और ख़ास ये लफ्ज़ है और लोग इसको एज अ डाइट प्लान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वेट लॉस के लिए बड़ा यूज़ हो रहा है।
अब आपको मैं बताता चलूँ, इससे पहले कि शहजाद भाई खुद बताएं, चिया सीड को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करने वाले और इसकी अफादियत को बयान करने वाले, इसके फ़वाइद को बताने वाले शहजाद भाई हैं। आई एम टेलिंग यू ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट और 100% गारंटी के साथ। शहजाद भाई, चिया सीड सबसे पहले कैसे इसकी फाइंडिंग की आपने और फिर इसका असर आपको कैसे महसूस हुआ कि यार ये तो बड़ी फ़ायदेमंद है? 2009 में अमेरिका से मैं वापस आया ना, तो मैंने ये काम शुरू किया कि सुपर फूड्स, फंक्शनल फूड्स, इसके ऊपर कोई बंदा काम ही नहीं कर रहा। हर कोई गंदम पे, चावल पे, कपास पे काम किए जा रहा है। तो मैंने नई चीज़ों के ऊपर काम करना है। अकेला होऊंगा, कामयाब हो गया ठीक है, नहीं तो ना सही। रिसर्च तो ऐसी होती है ना। तो उसमें मैंने मोरिंगा, किनवा, चिया, एमरंथ, फॉक्सटेल मिलेट और बकवीट, इनके ऊपर काम किया। और उनमें से अल्हम्दुलिल्लाह मोरिंगा, किनवा, चिया बड़ी तेज़ी से ऊपर आए। वैरायटी भी इम्प्रूव हुई सोसाइटी में, चूँकि वो सोशल मीडिया का भी दौर था, वो चला गया। अब चिया की खसूसियत, जो सबसे बड़ी खसूसियत है, लोग यूज़ भी कर रहे हैं, उन्हें एक चीज़ का आइडिया नहीं है। वो क्या चीज़ है बताइए, क्या अभी अच्छा वो चीज़ अभी तक फाइंडिंग नहीं हुई? नहीं, लोगों को, बहुत सारे लोगों को उस चीज़ का अभी भी नहीं पता। शायद मैंने भी कम बताई है। यूरोप में लोगों के पास टाइम नहीं है, वो चाह रहे हैं थोड़े टाइम में हमें ऐसी चीज़ मिल जाए जिसे पकाना ना पड़े। ज़ीरो कुकिंग, ये कंसेप्ट आया कि ऐसी चीज़ जिसे पकानी ना पड़े, उसमें न्यूट्रिशन मिले, पेट भर जाए और आपको कमज़ोर एज इट इज़ आप उसको खा लें। ऐसे खा ले। तो उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट चिया सीड है। ये क्या है? सिर्फ 2 चम्मच आपने पानी में भिगोने हैं ओवरनाइट, या 2 घंटे पानी में भिगोए, या गर्म पानी में आधा घंटा भिगोए, या गर्म दूध है उसके अंदर 2 चम्मच डालें आधे घंटे के लिए, तो वो स्वेल कर जाना है। वो आपने पी लेना है, किसी फूड के ऊपर डाल लेना है, बगैर कुकिंग के, ज़ीरो कुकिंग के। इसके अंदर दूध से ज़्यादा कैल्शियम है, पालक से ज़्यादा आयरन है इसके अंदर, ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे मछली के अंदर है उतना इसके अंदर है, फाइबर जैसे हमारे यहाँ इसबगोल के छिलके के अंदर या एक प्लेट सैलड खाई उतना फाइबर है इसके अंदर, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देनी। प्रोटीन, 4 पौधे ऐसे हैं जिनके अंदर कंप्लीट प्रोटीन है। कंप्लीट प्रोटीन सब प्लांट प्रोटीन और सिर्फ एनिमल प्रोटीन होती है। पौधों के अंदर कंप्लीट प्रोटीन नहीं होती, कोई ना कोई अमीनो एसिड कम होता है। लेकिन 4 अल्लाह ताला ने ऐसे पौधे बनाए हैं, वो कौन कौन से हैं? एमरंथ, किनवा, चिया और बकवीट। इनके अंदर जो प्रोटीन है, एक तो सब में 20% से ज़्यादा है और दूसरी कंप्लीट प्रोटीन है। यानी कंप्लीट प्रोटीन, सिर्फ 2 चम्मच, ना पकाया ना कुछ किया, ये है चिया सीड। जबरदस्त, क्या बात। अच्छा, अब क्या है? वज़न कैसे कम होना है? वज़न ऐसे नहीं कम होना कि पहले रोटी खा के, चावल की प्लेट खा के अब चिया सीड खा लिया, नहीं। अब आपने रोटी चावल नहीं खाया, सिर्फ चिया सीड पी लिया और वो 1 गिलास। सही है, सही है। और उसने आपको सेटिस्फाई कर देना है। ये चिया सीड यानी वो फील आता है आपको क्या भर गए हैं। भर गए हैं। ठीक है। मतलब कि ये चिया सीड की ये ताकत है। या आपने उसको खाना आधा करना है, तो पहले आपने ड्रिंक में चिया सीड ले लिया, आपने अपने किसी फूड के ऊपर डाल लिया। चिया सीड की ये ताकत है। अच्छा, ये तो आपने कितनी स्ट्रॉन्ग चीज़ें इसके अंदर बता दी हैं, मतलब सब कुछ ही इस एक चीज़ के अंदर मौजूद है। ये जो वेट लॉस के अंदर लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका कितना ये इफेक्टिव है और उसका यूजेज आप ज़रा काइंडली ज़रूर बताएं कि वो लोग जो वेट लॉस के लिए सारी दुनिया भाग रही होती है, ख़वातीन ज़्यादातर होती हैं, तो उनको कितना फ़ायदेमंद है ये काइंडली इसका यूजेज ज़रूर बताइए कि इसको अगर आपने एज अ वेट लॉस यूज़ करना है तो उसका कैसे इस्तेमाल करना है। मेरा ख्याल दुनिया में शायद कोई ऐसा शख्स मेरे अलावा शायद ही कोई हो कि जो जहाँ जाता है उसको कोई ना कोई बंदा मिल जाता है कि मैंने अपना 10 किलो कम किया, 20 किलो कम किया, 30 किलो कम किया, मैंने शुगर ठीक की, मैंने ब्लड प्रेशर ठीक किया। मुझे हर जगह लोग मिलते हैं। और वो कैसे? रोटी मल्टीग्रेन की खाते हैं, चिया सीड यूज़ करते हैं, चावल की जगह किनवा खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं। इन्हीं चीज़ों से उनका वज़न कम होता है। कैलोरी डेफिसिट उन्हें कैलकुलेट करना आ जाता है। जिसे कैलोरी डेफिसिट कैलकुलेट करना नहीं ना आता, वो जो मर्जी कर ले, उसका वज़न, उसकी सेहत तो बेहतर हो जाएगी, वज़न नहीं कम होगा। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया शहजाद भाई के साथ, एंड दैट इज शहजाद भाई, स्ट्रॉबेरी आजकल आपको पता है, आजकल उसका एक उसके बारे में लोगों की राय है और कुछ साइंसदानों की भी राय है, कुछ उससे रेलिवेंट लोगों की भी राय है। वो ये कहते हैं कि जो स्ट्रॉबेरी के ऊपर उसको सेव करने के लिए जब उसको आप स्प्रेस करते हैं तो वो जहर बन जाती है या उसके ऊपर पैरासाइट्स आ जाते हैं, ठीक है, और वो खाने के काबिल नहीं है। बजाय उसको खा के आप, क्योंकि आजकल अफ्तार में भी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, मीठे में भी बनती है, तो बजाय फ़ायदे के वो उल्टा नुकसान है और वो बीमार करती है। इस पर आपकी क्या राय है, काइंडली ये बताइए। अगर तो स्ट्रॉबेरी आपने घर में उगाई हुई है और उसके ऊपर कोई स्प्रे नहीं किया हुआ तो बिल्कुल खाएं, लेकिन बाज़ार से जो स्ट्रॉबेरी है वो चखें भी ना। इसलिए स्ट्रॉबेरी के अंदर होता है बहुत ज़्यादा पानी, इसको फंगस लगती है बहुत ज़्यादा,
और बढ़ाने के लिए खाद डालते हैं बहुत ज़्यादा, मुसलसल खाद डालते हैं और उससे इसकी ग्रोथ होती है। अच्छा, जब ग्रोथ होती है ना तो फंगस आता है, गीला होता है, मॉइस्चर होता है और फंजेसाइड इसके ऊपर स्प्रे होते हैं, यानी कि उल्ली लग जाती है, आम ज़बान में कहने फंगस लग जाती है, इसको ना फफूंदी लग जाती है बहुत जल्दी। तो फफूंदी ख़त्म करने के लिए इसके ऊपर रोज़ स्प्रे होता है और वो स्प्रे जो है वो ऐसा है कि एक दफ़ा किया है तो 15 दिन तक आप अगला स्प्रे नहीं कर सकते, उस स्प्रे के बाद 15 दिन तक आप उसको खा नहीं सकते। यहाँ डेली स्प्रे हो रहा है और डेली लोग खरीद भी रहे हैं। इससे आगे मैं कुछ नहीं करूँ। इसका मतलब है कि वाकई जो बात है वो सच है और इसकी जो तस्हीह है वो हमने शहजाद भाई से के लिए। शहजाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। दैट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम में हमने दोनों तरह से हालात और वाक़यात आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। रमज़ान बरकतों भरा महीना है, अपनी सेहत का ख्याल रखें, वॉक ज़रूर करें, बहुत ज़रूरी है। सहरी करने के बाद फ़ौरन मत लेटें, वॉक करें, थोड़ा अपना एक्टिव रहें, थोड़ी कोई एनर्जी वाली चीज़ या कोई काम ज़रूर करें ताकि आपने जितना खाया है वो डाइजेस्ट करने का माहौल भी आपके अंदर बन सके। डॉक्टर साहब की हिदायत भी आपने सुनी, फिर आपने जो हमारे डाइटिशियन थे, हमारे जो फूड एक्सपर्ट थे, उनकी भी मामलात और उन्होंने किस किस तरीके से आपको गाइड किया है, डाइट लेनी है तो कैसे लेनी है, ठीक है, आपको कौन सी चीज़ें फ़ायदा दे सकती हैं, सहरी में, अफ्तारी में किस तरह से आपको चीज़ें फ़ायदेमंद हो सकती हैं। आप पकौड़े खा सकते हैं, आपको बिल्कुल मना नहीं कि आपने तली हुई चीज़ नहीं खानी, लेकिन उसका बनाने का भी तरीका है, वो भी आपको बताया है, ठीक है। फिर हमने डॉक्टर साहब से भी जानने की कोशिश, सीने में जलन, बदहज़मी और एसिडिटी इश्यूज़ जो आपके स्टमक के मसले हैं वो आप तक पहुँचें और उनके हल आप तक पहुँचें, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो प्रोग्राम था उसका मकसद यही था कि रमज़ानुल मुबारक को अपने लिए फ़ायदेमंद बनाएं। सो मुझे उम्मीद है कि फ़ायदेमंद थी चीज़ें आप तक पहुँची होंगी और आप इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह के प्रोग्राम में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।